डियर स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ न्यू अपडेट जो वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से किस तरह से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, तो उसमें भी तीन पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में सवाल पूछा जाएगा। पार्ट ए में जो एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है, इससे हम किसी भी परमाणु न्यूक्लियस से उनके द्वारा जो चुंबकीय विकिरण होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है, उसके एब्जॉर्प्शन से उन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इंटरेक्ट होकर के उनका सिग्नल प्राप्त होता है, संकेत प्राप्त होता है, जिससे एक स्पेक्ट्रम बनता है जिसको हम स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो यहाँ पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग होता है? जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती है उनमें से कौन सी रेडिएशंस होती है, कौन से फ्रीक्वेंसी की जो रेडिएशंस होती है जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर यूज में ली जाती है? तो इसका जो आंसर होगा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडियो वेव्स रीजन यानी रेडियो तरंग क्षेत्र की जो रेडिएशंस होती है उसको हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उपयोग में लिया जाता है। तो छोटा सवाल पूछते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रो में किस प्रकार के विकिरण का प्रयोग होता है? तो रेडियो वेव्स का प्रयोग होता है। दूसरा सवाल देखिए, CH3 CHCl CH3 में समतुल्य प्रोटॉन की संख्या क्या है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। समतुल्य प्रोटॉन वे प्रोटॉन होते हैं जिनका केमिकली एनवायरनमेंट एक जैसा, रासायनिक जो वातावरण होता है वो उनका एक समान होता है, यानी ऐसे प्रोटॉन सेम केमिकली एनवायरनमेंट के अंदर ओनली वन सिग्नल देते हैं, तो ऐसे प्रोटॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन का है। तो एग्जाम में इस तरह से कंपाउंड दे रखा है, इसमें इक्विवेलेंट प्रोटॉन पूछा जाए तो यहाँ पर इस कंपाउंड में दो प्रकार के प्रोटॉन है, एक CH3, दूसरा CH3 मैथिल समूह वाले और दूसरा CH। तो इस CH3 समूह ए प्रकार के प्रोटॉन और इस CH3 की ए प्रकार के प्रोटॉन, ये जो 6 प्रोटॉन होते हैं इन्हें मैथिल समूह के जो 6 प्रोटॉन हैं इन्हें इक्विवेलेंट यानी समतुल्य प्रोटॉन कहा जाता है। तो 2 क्लोरोप्रोपेन में इक्विवेलेंट प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, एथेनॉल में कितने एनएमआर संकेत प्राप्त होते हैं? एथेनॉल जो मॉलिक्यूल है इससे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कितने एनएमआर सिग्नल प्राप्त होंगे? तो नंबर ऑफ सिग्नल जो होता है वो प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने प्रकार के प्रोटॉन। यदि एक ही प्रकार के प्रोटॉन है, केमिकली इक्विवेलेंट है, तो एक ही एनएमआर संकेत देते हैं। 2 प्रकार के प्रोटॉन से
तो 2 NMR संकेत देंगे, 3 प्रकार के तो 3 प्रकार के संकेत। यहाँ अपन एथेनॉल की बात करें तो इसमें एक CH3, CH2OH और OH, ये भी अलग मैथिल समूह के प्रोटॉन, मैथिलीन समूह के और OH ग्रुप के, तीनों प्रोटॉन अलग अलग हैं, अतः ये 3 NMR संकेत, 3 NMR सिग्नल देता है। एथेनॉल में NMR संकेत की संख्या कितनी है? 3 NMR, क्योंकि इसमें 3 प्रकार के प्रोटॉन उपस्थित है। चौथे क्वेश्चन में निम्न में से कौन से नाभिक NMR स्पेक्ट्रम देंगे? बहुत सारे जो कंपाउंड्स होते हैं जिसका जो न्यूक्लियस होता है वो सारे के सारे NMR सिग्नल नहीं देते। ऐसे न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन की संख्या विषम हो या फिर न्यूट्रॉन की संख्या विषम, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ओड नंबर में हो, तो ऐसे न्यूक्लियस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रेडियो फ्रीक्वेंसी क्षेत्र से ऊर्जा अवशोषण के दौरान उनका न्यूक्लियस वाइब्रेट करेगा और उससे जो संकेत प्राप्त होंगे उन्हें NMR स्पेक्ट्रम कहा जाएगा। तो देखिए इनमें से कुछ न्यूक्लियस दिए हुए हैं और इनमें पूछा है कि कौन कौन से NMR एक्टिव होंगे। तो H1, दूसरा 6C13, 5B11, F19, P31, ये सारे के सारे NMR एक्टिव है, यानी इनके जो न्यूक्लियस है ये सारे के सारे NMR स्पेक्ट्रम देते हैं, यानी ऐसे न्यूक्लियस जिसमें I की वैल्यू 0 नहीं हो, न्यूक्लियर स्पिन का मान जिसमें 0 नहीं होता है, नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट वाले जो भी न्यूक्लियस होंगे वो सारे के सारे NMR स्पेक्ट्रम देंगे। 1H1, 6C13, 5B11, F19, P31 न्यूक्लियस है वो NMR एक्टिव है, NMR संकेत देंगे, NMR स्पेक्ट्रा देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? H1 NMR में पर्टिकुलरली हम प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन के द्वारा उसके न्यूक्लियस से बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन से जो न्यूक्लियर स्पिन की वजह से इनका NMR संकेत प्राप्त होगा उसे H1 NMR स्पेक्ट्रम कहेंगे। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी इसकी स्टडी प्रोटॉन की जाएगी, इसे H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। छठे क्वेश्चन में डेल्टा और टो के मान से क्या तात्पर्य? तो ये एक स्केल होती है और इस स्केल के आधार पर जो NMR संकेत प्राप्त होते हैं, सिग्नल प्राप्त होने के जो विस्थापन होता है उसका मान उस स्केल पर नोट किया जाता है, जिससे डेल्टा और टो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर एक रेफरेंस कंपाउंड होता है TMS, टेट्रामेथिलसिलेन, जिसके लिए डेल वैल्यू 0 होती है। स्केल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 0 से 10 तक। इस स्केल पर हम जो भी न्यूक्लियस होगा उसका जहाँ NMR संकेत जो सिग्नल प्राप्त होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इसे डेल वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे जिसका मान 0 से लेकर के 10 तक होता है, और टो जो वैल्यू होती है उसका मान उल्टा इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, टो के अंदर
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और 0। इनमें कभी कभी रिलेशन भी पूछा जाता है कि डेल्टा और टो वैल्यू में क्या रिलेशन है। तो टो इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा। 10 में से डेल्टा की वैल्यू घटाएंगे तो टो की वैल्यू आ जाएगी। तो एनएमआर संकेत में हुए विस्थापन की वैल्यू को स्केल के आधार पर दर्शाया जाता है, जिसे डेल्टा डेल्टा या टॉ वैल्यू कहा जाएगा। और इसमें रिलेशन पूछे तो टॉ इक्वल टू होता है 10 माइनस डेल्टा। तो इस प्रकार से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक एक नंबर के छोटे छोटे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, जिसका आपको आंसर देना है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट जो बी पार्ट में और सी पार्ट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, उसका डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।